है बेसिकली अगर आप शीट है आपके पास, नहीं सर। ठीक है मैं डाल दूँ। ओके, तो बेसिकली आप अगर शीट देखो, मैं अभी ग्रुप पे डाल दिया। अच्छा। हमारे पास क्या है यहाँ पे, आपके पास डेटा पड़ा है, मैथमेटिकल फंक्शंस हैं काफी सारे, ठीक है, जो भी मैथमेटिकल टॉक अबाउट दैम। डेटा है आपके पास यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स का, और उसके बेसिस पे आपको रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। ये रिपोर्ट पेज आपको फिल करना है। तो बेसिकली अब जैसे मेरे को यहाँ पे निकालना है कि व्हाट इज द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कैसे निकालेंगे, हम सम फंक्शन यूज करते हैं, हम लिखते हैं इक्वल टू सम, और ये जो सम है हम कहाँ से उठाएंगे, हम डेटा वाली शीट पे जा रहे हैं, हम मार्क्स उठा लेते हैं, ठीक है। E1 से E15 तक, दैट गिव्स मी 872। ठीक। तो मेरे पास टोटल मार्क्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे से सर पूछता है ये एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों आ रहा क्योंकि ये डेटा वाली शीट से उठा रहा है, है? अच्छा अच्छा। डेटा शीट से उसने ये रेंज उठाया है, ठीक है। तो जिस भी अगर आप किसी और शीट से डेटा उठा के लेके आते हो तो वो शीट का नाम वहाँ पे रखता है और उसके साथ एक्सक्लेमेशन साइन यूज करता है। राइट। देन यू हैव फाइंड सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय मेल स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे मेरे को कंडीशन दी हुई है। अब इस कंडीशन के बेसिस पर अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या यूज करूंगा, आई विल यूज द सम इफ फंक्शन, समय। ठीक है। सम इफ कैसे काम करेगा, सम इफ उसके बाद फिर आपसे इसने रेंज पूछा है, उस रेंज पे आप एग्जैक्टली क्या लगाना चाहते हो और सम रेंज क्या होगा, ठीक है। तो रेंज मेरा बेसिकली वो वाला रेंज है जिसमें मेरे को क्राइटेरिया लगाना है। क्राइटेरिया क्या यहाँ पे मेरे को, कि मेरे को मेल स्टूडेंट चाहिए। तो डेटा में मैं जेंडर सेलेक्ट करूंगा और डबल नोट कॉमा में एम, ठीक है। ओके। सम रेंज क्या होगा मेरा, या फिर मैं एक काम करते हैं, पूरा रेंज नहीं उठाना है मेरे को, तो मैं जेंडर का C1 से C15 उठा रहा हूँ एंड देन मार्क्स का C1 से C15, ठीक है। समय जब आपको सिंगल कंडीशन उठानी होती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेल स्टूडेंट जो भी है मेरे, उनका टोटल मार्क्स कितना है, 320 है, और यहाँ पे दिखा रहा है मेरे को 184, ठीक है। दैट इज बिकॉज यहाँ पे मेल जो है वो सिर्फ एम से डिनोट नहीं हो रहा, वो मेल से भी डिनोट हो रहा है। तो वो कैसे अचीव कर सकते हैं हम सिर्फ एम नहीं ले सकते, उसके लिए हमें फजी लॉजिक यूज करना पड़ेगा। फजी लॉजिक क्या कहता है कि आपके पास दो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, स्टार और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर आपने एम के बाद स्टार मार्क यूज किया तो ये हर उस वर्ड के साथ मैच करेगा जो एम से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने एम के साथ स्टार मार्क पहले यूज किया है तो ये हर उस वर्ड के साथ मैच करेगा जो जहां पे एम पे ये खत्म हो रहा है। अगर आप स्टार एम स्टार करोगे तो आप हर उस वर्ड के साथ मैच करवाओगे जहां पे एम कहीं पे भी आ रहा है, आगे पीछे बीच में, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन मार्क है आपके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क क्या कहता है, आप एम के बाद अगर दो क्वेश्चन मार्क देके रख रहे हो, इसका मतलब एम के बाद कोई भी दो कैरेक्टर हो सकते हैं। अगर एम के पहले क्वेश्चन मार्क दिया तो एम के पहले जितने भी आप क्वेश्चन मार्क दे रहे हो उतने कैरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है। अगर एक बोला है तो एक, स्टार में कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितना साइज होगा। क्वेश्चन मार्क स्पेसिफिकली साइज मेंशन करता है कि इतने कैरेक्टर्स चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन मार्क किया, इसका मतलब एम के पहले एक कैरेक्टर होना चाहिए और एम के बाद एक कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि
एम और मेल, ठीक है, ये दोनों चीजें चाहिए। मेल जो एम से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एम एम स्टार यूज, स्टार। सो दैट जो भी मेरा डेटा हो ऑटोमेटिकली हर उससे मैच करे जहां पे एम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर मेरे से पूछा फाइंड सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय मेल स्टूडेंट्स इन फिजिक्स। सर ये कहाँ यूज करते हैं हम? यही करना होता है, सम करना होता है आपको। जब भी आपको अलग अलग, जैसे यही रिपोर्ट आपको मिलेगी किसी दिन, किसी एम्प्लॉय का आपको टोटल सैलरी निकालना है, या अगर आपको ये दिखाना है कि एक पर्टिकुलर जेंडर का टोटल सैलरी कितना जा रहा है, टोटल सेल्स कितना जा रहा है, आप इस तरीके से सम करके दिखा सकते हो। फिर सम ऑफ मार्क्स पूछा है मेल स्टूडेंट्स का फिजिक्स में, ठीक है। ये समिप्स हो जाएगा। यहाँ पे हम सम यूज करेंगे। तो इसमें क्या क्या पूछता है, सम रेंज बता दो आप। यहाँ पे सम रेंज पहले पूछ लेते हैं कि एग्जैक्टली आप किसका सम करना चाहते हो। मैंने हम्म, मार्क्स उठा लिया कि मार्क्स का सम करना है। अब क्राइटेरिया रेंज 1, फिर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज 2, फिर क्राइटेरिया। एक तो मेरा जेंडर पे है। सर ये एक सेकंड, आप ये एडवांस एक्सेल सिखा रहे हैं अभी? कौन सा है? सॉरी। मैं सम काउंटिव पे बात कर रहा हूँ। बेसिकली सर मैंने क्या, हम हाँ जी बताइए। इवन दे रहे हैं तो इवन तो मार्क्स लिखा हुआ है। हाँ तो उसका उसी का तो सम करना है। नहीं नहीं, तो हम E2 से लेंगे ना। एक ही बात है, आप अगर सम कर रहे हो ना तो वो सम आपका टेक्स्ट को इंक्लूड नहीं करता है। ब्लैंक हो गया, अच्छा टेक्स्ट हो गया, उससे उसको फर्क नहीं ठीक पड़ता है। है। आप अगर ठीक। ले भी लोगे तो उसका कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओ, फिर क्राइटेरिया रेंज दिया था मैंने जेंडर का, बट ये हमेशा याद रखना, अगर आपने E2 से उठाया तो हर एक कैटेगरी फिर E2 से ही उठेगी, मतलब सेकंड रो से ही हाँ उठेगी। हाँ E2 से करेक्ट है। फिर E15, तो C2 से फिर C15 उठेगा। रेंजेस बराबर के उठाने हैं। क्राइटेरिया रेंज एम स्टार, और दूसरा सब्जेक्ट पे था तो मैं सब्जेक्ट ले फिजिक्स। लेता हूँ फिजिक्स, ठीक है। तो मेल स्टूडेंट्स का फिजिक्स में टोटल मार्क्स है 137। तो सम जब भी आपको ग्रॉस पूछा जाए, नेट पूछा जाए, टोटल पूछा जाए, तो आप ऐसे करते हो, ठीक है। फिर मेरे से नंबर पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, फिर उसके बाद फिर कितने स्टूडेंट का मार्क्स अपडेटेड है, कितने स्टूडेंट का मार्क्स अपडेटेड नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए हम यूज कर रहे हैं काउंट फंक्शन, ठीक है। काउंट फंक्शन न्यूमेरिकल डेटा काउंट करके देता है, ठीक है। तो काउंट कर रहे हैं, और या अच्छा, अगर मेरे को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का काउंट चाहिए, ठीक है, मार्क्स नहीं ले सकता मैं क्योंकि किसी किसी स्टूडेंट का नंबर नहीं भी है। हाँ काउंट को न्यूमेरिकल कॉलम चाहिए होता है, और वो भी ऐसा जिसमें कोई ब्लैंक्स ना हो, नहीं तो वो उसको ऑब्वियसली बात ओके है काउंट नहीं कर पाएगा। ये टेक्स्ट आ रहा है बीच में तो ओके काउंट नहीं कर पाएगा, सिर्फ नंबर्स नंबर्स देखता है। तो नंबर्स ले लिए, ओके रन कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि तुम देख सकते हो, इसने 14 रिटर्न किया है। ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव देयर मार्क्स अपडेटेड और फिल्ड। काउंट इफ यूज कर लेंगे। काउंट इफ यूज करेंगे, या काउंट भी यूज कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे को ऐसा कुछ अलग से दिखाना नहीं है, बस ये दिखाना है कहाँ का डेटा आ रहा है। तो काउंट में मार्क्स ले लेंगे, आपको ये पता चलेगा किन किन स्टूडेंट्स का मार्क्स है, ओके ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी स्टूडेंट्स डोंट हैव देयर मार्क्स अपडेटेड। तो जिन जिन का डेटा आ रहा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से माइनस कर देंगे। हाँ वो भी कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हो ब्लैंक्स। अच्छा काउंट ब्लैंक कर रहे हैं हम, और डेटा हम मार्क्स का सेलेक्ट कर लेते मार्क्स। हैं।
हाउ मेनी हैव ऑप्टेड फिजिक्स। अब यहाँ पे कंडीशन आ गई, काउंट करना है कंडीशन के साथ, तो आप काउंट इफ लगाते हो। रेंज बता दो, क्राइटेरिया बता दो। रेंज क्या है मेरे पास यहाँ पे, कितनों के पास फिजिक्स है, तो सब्जेक्ट ले रहे हैं जी और उसमें फिजिक्स। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एग्जैक्टली वही मैच कर रहा होगा। अगर स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर होगा, एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर दे दिया आपने, ठीक है। हाउ मेनी गर्ल्स हैव ऑप्टेड केमिस्ट्री। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, काउंट तो करना ही है, लेकिन गर्ल्स और कितनों ने केमिस्ट्री लिया, तो हम क्या कर रहे हैं, काउंट इफ, ठीक है। और क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज सर 1 मेरा एफएस का क्या मतलब है? एफएस हम कहाँ यूज करते हैं? काउंट इफ्स है। एक से ज्यादा क्राइटेरिया पे जब आपको काउंट करना होता है तो आप इफ्स यूज करते हो। इसके पहले हमने काउंट अच्छा इफ यूज किया था क्योंकि वहां पे एक सिंगल क्राइटेरिया था। काउंट इफ्स, उसके बाद फिर जेंडर ले रहे हैं। जेंडर पे हमें क्या चाहिए, फीमेल, डेटा। ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्ट ले रहे हैं। सब्जेक्ट में क्या चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री, ठीक है। फिर मेरे से पूछा है व्हाट इज द मीन मार्क्स, ठीक है। सम कर लिया हमने, काउंट कर लिया, अभी मेरे को मीन चाहिए। मीन का मतलब होता है एवरेज, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एवरेज फंक्शन। एवरेज ले लिया, ओके। ठीक है। और मार्क्स का एवरेज चाहिए तो हम मार्क्स उठा लेंगे। अब चाहे काउंट हो, एवरेज हो, सम हो, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा पे काम करता है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे एवरेज निकाला है मार्क्स का ओवरऑल, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से पूछा है कि मीन मार्क्स स्कोर्ड बाय मेल स्टूडेंट, तो मेल स्टूडेंट का मीन मार्क्स कैसे आएगा, ठीक है। तो सम बाय काउंट होता ना। हाँ, सम बाय काउंट होता है आपका एवरेज, उसके बाद है मीन मार्क्स स्कोर्ड बाय मेल स्टूडेंट्स, तो हमको यहाँ पे एवरेज करना है। अच्छा। और मेरे को यहाँ पे कंडीशन डालनी है, ठीक है। मीन मार्क्स स्कोर्ड बाय मेल स्टूडेंट्स, तो एवरेज इफ कर रहे हैं, ठीक है। रेंज, क्राइटेरिया, एवरेज रेंज। रेंज में आ जाएगा जेंडर, हम्म और इसका क्राइटेरिया क्या है, एम स्टार। एवरेज किसका करना है, मार्क्स का। मीन मार्क्स स्कोर्ड बाय मेल स्टूडेंट्स, रेंज,
फिर मीन मार्क्स स्कोर्ड बाय मेल स्टूडेंट्स इन मैथ्स, जहां पर सिंगल क्राइटेरिया तो इफ, एक से ज्यादा क्राइटेरिया होता है तो इफ। इफ्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीन मार्क्स स्कोर्ड बाय मेल स्टूडेंट्स इन मैथ्स, एवरेज इफ, एवरेज रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 2। तो सबसे पहले एवरेज रेंज निकालना है। एवरेज क्या करना है, हम यहाँ पे मार्क्स ले लेते हैं कि हमें इसका एवरेज चाहिए, और क्राइटेरिया रेंज 1 में क्या चाहिए, मेल स्टूडेंट्स। ठीक है, जेंडर ले रहे हैं, एम स्टार कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट। मैथ्स। फिर व्हाट इज द मीन एज ऑफ स्टूडेंट्स। तो अभी तक मार्क्स में कर रहे थे, जो भी कर रहे थे हम करेंगे अब मीन ऑफ एज। ठीक है, तो हम ले रहे हैं एवरेज। एवरेज और एज ले लेंगे। ठीक है, एज लेने के पीछे सिग्निफिकेंस क्या है अगर आप देखोगे तो एज में बहुत सारे अनवांटेड कैरेक्टर्स हैं। हालांकि एवरेज हम्म। आपको 13.73 दे रहा है, बट एक और फंक्शन होता है हम्म। मेरे पास, दैट इज एवरेज ए। अगर आपने एवरेज ए लिया एज का, तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे, ये 10.86 दे रहा है। तो एवरेज मेरे को 13.73 दे रहा है। रीजन बिंग कि एवरेज सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा का एवरेज कर रहा होगा, ये मुझे पता है, क्योंकि एवरेज सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को कंसीडर करता है, जबकि एवरेज ए जो है वो काउंट कर रहा होगा उन्हें भी। एवरेज ए सारा डेटा लेता है। तो सम सिर्फ नंबर्स का हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो टेक्स्ट वाले वैल्यूज है वो भी डिवाइजर में जा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या डिवाइजर होगा, में। हाँ, डिविडेंड में नहीं जा रहे, डिविडेंड में उनको नल ले लेता है। हाँ डिविडेंड में वो जीरो हो जाता है, जो भी अच्छा, टेक्स्ट जीरो। वाले होते हैं। ठीक है, लेकिन ओके। डिवाइजर में वो जा रहे होंगे, इस वजह से मेरा एवरेज थोड़ा कम हो हाँ, गया। कम आ रहा है। ठीक है, इनफैक्ट एक चीज है जो आपका न्यूमेरिकल फॉर्मेट में जाता है, दैट इज द ट्रू फंक्शन, सॉरी द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के लिए वो 1 इवेल्युएट करता है, बढ़ने का, हाँ। बाकी जितने भी फॉल्स के लिए 0 है, एन के लिए 0 है, कोई भी और टेक्स्ट होगा उसके लिए 0 होगा। तो आपका ओवरऑल सम अफेक्ट नहीं होता, लेकिन ट्रू के लिए वो +1 कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो आपका नंबर आया है, सारे नंबर्स +1 किया होगा उसने ट्रू के लिए, और फिर जितने भी ओके। कैरेक्टर्स उसको देख रहे हैं उसके लिए वो उसने उससे डिवाइड किया। तो एवरेज ए टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑफ टेक्स्ट वैल्यूज आल्सो। ठीक है, ब्लैंक से मतलब नहीं है। तो सम एफ काउंट काउंट एफ एवरेज एवरेज, और अभी इसने पूछा मेरे से मैक्सिमम। मैक्सिमम कैसे निकलेगा, मैक्स फंक्शन यूज करते हैं हम, मैं- और मार्क्स ले रहे हैं, दैट गिव्स यू 99। मिनिमम के लिए हम मिन फंक्शन यूज करते हैं, डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं 45। उसी तरीके से अगर आपको सेकंड हाईएस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट करना है तो आप लार्ज फंक्शन यूज करते हो। ठीक है, लार्ज फंक्शन आपको ये बताता है कौन सा हाईएस्ट चाहिए। तो जैसे मैंने रेंज ले लिया, अगर मेरे को सेकंड हाईएस्ट चाहिए तो मैं 2 लिखता हूँ यहाँ पे। लार्ज किस रेंज में निकालना है, ठीक है, और कौन सा वाला निकालना है। सिमिलरली जब आप स्मॉलेस्ट की बात करते हो तो आप स्मॉल फंक्शन यूज कर रहे हो, रेंज बता दो आप, और कौन सा वाला चाहिए। ठीक है,
तो दैट इज अबाउट सम एवरेज एवरेजेस। अब देखो यहाँ पे जैसे डेसिमल प्लेसेस डाले हमने, कहीं पे 1 आ रहा है, कहीं पे 2 आ रहा है, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस कुछ फिक्स नहीं होते, तो हम जनरली राउंड ऑफ करते हैं नंबर्स को टू गेट डिजायर्ड नंबर ऑफ डेसिमल्स। क्योंकि कैलकुलेशन जब होगी तो हमें नहीं पता होता कि एग्जैक्टली कितने डेसिमल प्लेसेस वो उठाने वाला है। तो जैसे मैं राउंड फंक्शन यूज कर रहा हूँ, अगर ये नंबर उठा लिया, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स में बोल रहा हूँ 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस दिख रहे हैं, चाहे कितने भी डेसिमल प्लेस रहे हो वो दिखाएगा 2 ही। ठीक है, यहाँ पे 7-0 हो रहा था इसलिए उसने उसको राउंड ऑफ करके 7 ही दिखाया, बस 0 का स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस नहीं होता है डेसिमल के बाद। एक चीज तो देखने वाली है कि जैसे ये 5-6 था, यहाँ पे इसने 5-7 दिखाया, 6-7 था, 6-8 दिखाया, 1-3 था, 1-3 छोड़ दिया, 8-9 था, 8-9 छोड़ दिया, 6-9 था, उसको चेंज करके 7-0 कर दिया, 2-3 को उसने 2-3 छोड़ दिया। तो बेसिकली जब भी आप राउंड ऑफ करते हो ना, अगर मैंने 2 डेसिमल प्लेस बोला है तो थर्ड डेसिमल प्लेस को चेक करेगा, ठीक है। राइट। थर्ड डेसिमल प्लेस अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो वो बढ़ा देगा, नहीं तो वैसा का वैसा छोड़ देगा। ये राउंड की प्रॉपर्टी है, जो साइंटिफिक प्रॉपर्टी होती है राउंडिंग ऑफ करते टाइम, वो उसको एग्जीक्यूट करता है। बट अगर मैं नहीं चाहता, सर एक मिनट, सर ये एलीट वाले में 8905 है ना, तो हाँ 5 आपने कहा 5 से ज्यादा होगा तो राउंड ऑफ करेगा, राइट? तो 9 के बाद 0 है ना, हाँ, अच्छा अच्छा 2 बोला है तो तीसरे को चेक करेगा, तीसरे के हिसाब से होगा, अच्छा। उसके आगे से मतलब नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे को कोई चेंजेस नहीं चाहिए, जो जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा ही दिखे, तो हम राउंड डाउन यूज करते हैं। ओके राउंड डाउन, नंबर ले लिया, कितने डिजिट चाहिए मेरे को, 2। ओके। सर सॉरी मेरे आ गया था। राउंड अप हम यूज कब करते हैं? राउंड अप पे अभी बात नहीं करी थी मैंने, सिर्फ राउंड पे बात करी थी कि राउंड अगर आपको डेसिमल प्लेसेस रिस्ट्रिक्ट करने हो तो आप राउंड यूज करते हो, ठीक है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो कभी कभी बढ़ा देता है, कभी कभी वैसा का वैसा छोड़ देता है। कब बढ़ाता है, जब जैसे मान लो 2 डेसिमल प्लेसेस मांगे हैं, तीसरा डेसिमल प्लेस अगर 5 से ज्यादा है तो वो बढ़ा देगा, नहीं तो वैसा वैसा छोड़ देता है। बट मैं ये चीज नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि जो है वैसा का वैसा दिखाओ, तुम कुछ भी बढ़ाओ मत। तब हम राउंड डाउन यूज करते हैं। राउंड डाउन B2 में कितने कैरेक्टर चाहिए मेरे को, डेसिमल के बाद 2। 2। राउंड अप तब यूज करते हैं जब आपको बढ़ा के ही चाहिए, मतलब चाहे 5 हो या 5 से कम हो, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप बढ़ा के ही दिखाओ। 2 डेसिमल प्लेसेस जो भी आएंगे वो लास्ट डेसिमल प्लेस को बढ़ा के ही दिखाएगा। अच्छा सर, मान लीजिए हमारे को डेसिमल के बाद कोई नहीं चाहिए तो हम 0 डाल देंगे, हाँ 0 डाल दो आप, और अभी और फिर वो हाँ। कुछ भी नहीं आएगा। नहीं नहीं, जैसे मैंने इसमें तो वो राउंड ऑफ करता है, इसमें भी राउंड ऑफ करता है। हाँ करता है, अच्छा अगर अच्छा। आपने राउंड डाउन यूज करके किया तो नहीं करेगा। राउंड, और अगर राउंड फिगर किया है तो? राउंड किया तो भी करेगा। राउंड तो जैसे नॉर्मल चलता है वो तो चलेगा ही वैसे। राउंड अप में वो बढ़ के ही आएगा, राउंड डाउन में हाँ वैसा का वैसा रहेगा। हाँ, राउंड मतलब वो उसके बाद, हाँ हाँ, बाद डेसिमल के डेसिमल के बाद बाद जो है, फर्स्ट प्लेस को हाँ देख ली। डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस को चेक करेगा।
ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे हम सम कर रहे थे, हमारे पास दो और फंक्शन होते हैं, दैट इज सब टोटल एंड एग्रीगेट। ठीक है, अभी सब टोटल एग्रीगेट की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू सम, ठीक है, मार्क्स के रेंज को उठा लिया मैंने। सपोज करो मैं क्लास को, या यहाँ पे ऐसे क्या रहा है, सपोज क्लास पे जाकर के मैंने फिल्टर किया कि मेरे को क्लास 9 के लिए चाहिए। ठीक है, सम अभी भी कितना दिखा रहा है, 872, जो ओवरऑल सम था। हाँ। उसको नहीं फर्क पड़ा कि तुमने क्या फिल्टर किया है नहीं किया है। अगर ये चीज मेरे को हटानी है, मैं चाहता हूँ कि ये डायनेमिक रहे, तब हम सब टोटल यूज करते हैं। सब टोटल, अब सब टोटल में सबसे पहले वो पूछते हैं कि करना क्या है। मैं बोल रहा हूँ कि सम करना है, तो सम कहाँ पे दिख रहा है मेरे को, 9 नंबर पे, उसका वो कोड उठाना पड़ेगा। 9 उठा लिया, और किसका सम करना है, मैं बोल रहा हूँ ये जो मेरे पास रेंज है इसका। अब सब टोटल में मैंने रेंज डाल दी, ठीक है, बता दिया कि सम करना है, इसको हम फिल्टर कर रहे हैं। मार्क्स पे करोगे ना सर? नहीं, आप किसी भी कैटेगरी पे कर सकते हैं। ओके। मैंने क्लास 9 का बस खाली डेटा लिखा लिया है। सब टोटल ऑटोमेटिकली उसको अपडेट कर देगा, बोलेगा कि ठीक है भैया, जितना दिख रहा है उतने का ही डेटा मैं सम करूंगा, एंड दैट इज 228। ठीक सम है। अभी भी 872 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप डायनामिक हम्म। करना चाहते हो अपना कैलकुलेशन, आप सब टोटल यूज कर लो। ठीक है, ठीक। ये हो गई सम और सब टोटल के बीच की बात। एग्रीगेट कहाँ पे हेल्प करता है? अब अगर मान लो तुम्हारे डेटा रेंज में कहीं पे कोई एरर आ रहा है, जैसे ये, मैंने यहाँ हम्म। सम लगाया, सब टोटल लगाया, दोनों ही केसेस में मेरे को एरर आ रहा है। हम्म। अगर गलती से तुम्हारे डेटा रेंज में कहीं पे भी एरर आ रहा है, तो सम और सब टोटल कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ एरर शो करके छोड़ देता है। भले ही बाकी नंबर्स काफी सारे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे एग्रीगेट हमारी हेल्प कर सकता है, बिकॉज एग्रीगेट में एरर हैंडलिंग होती है। ओके। एग्रीगेट में पहली चीज वही पूछेगा करना क्या है, मैं बोला कि मेरे को सम करना है, 9 उठा लिया उसका कोड। दूसरा जो पैरामीटर है उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे तुम देखोगे इग्नोर नेस्टेड सब टोटल एग्रीगेट फंक्शन, यहाँ पे बेसिकली अंदर में ना कहीं पे सब टोटल अलग से लगा हुआ भी है। तो वो भी हम इग्नोर करवा सकते हैं कि भाई जब ऑलरेडी सब टोटल लगा हुआ है तो दोबारा तुम उसको क्यों यूज कर रहे हो। मैं यूज कर रहा हूँ थर्ड वाला, क्या बोलता है ये, इग्नोर हिडन रोज एरर वैल्यूज। एरर वैल्यूज को भी इग्नोर कर दो अगर कोई हाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब जैसे अभी हम लोग फिल्टर कर रहे थे तो हाइड हो रहा था, तो डायनेमिक भी होगा। एरर वैल्यूज, हिडन रोज, नेस्टेड सब टोटल एग्रीगेट फंक्शन। तो इसका कोड है 3, 3 उठा लेते हैं। पहला कोड बता रहा था कि सम करना है, दूसरा कोड बता रहा है कि ये स्पेसिफिक फीचर डालने हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप बता दो कि कौन सा रेंज चाहिए। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा। ठीक है, जो सम और सब टोटल नहीं कर पा रहे थे वो एग्रीगेट करके देता है, क्योंकि उसके पास एरर हैंडलिंग है। ठीक है, सर अब इसके बीच में सब टोटल भी है तो वो इग्नोर करेगा उसको? हाँ उसको इग्नोर करेगा, क्योंकि मैंने वो फीचर उसका उठाया था। ठीक है।
और क्या बच्चा? सर ये हाँ सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट पे बात करते हैं। अच्छा, उसके पहले आई विल टॉक अबाउट रैंडम फंक्शन। जैसे ये मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, ये डेटा सेट क्या कहता है, डिपार्टमेंट दिए हुए हैं मेरे को काफी सारे और उनके एजेंट्स का नाम है, हर उस डिपार्टमेंट में दे रहा डिफरेंट एजेंट्स है ना। आवर्स लास्ट मंथ मेरे को बेसिकली बजट डिसाइड करना है, ठीक है, और एस्टिमेटेड बजट बनाना है, ठीक है। एस्टिमेटेड बजट कैसे बनाऊंगा? कितने घंटे उन्होंने हर एक महीने पे दिए, मतलब मतलब एक आने वाले महीने में कितने घंटे देंगे और हर घंटे का कितना उनको प्राइस दिया जाएगा, ठीक है। ये दो कॉलम है जो मेरे को भरने हैं अपने एस्टिमेट से, ठीक है। एस्टिमेट करने के लिए मेरे पास कुछ एजम्पशन है। क्या क्या एजम्पशन है कि 22 दिन ज्यादा से ज्यादा वो काम कर सकते हैं एक महीने में, 4 पेड लीव हो सकती हैं, ठीक है, विच मीन्स कि कम मतलब कम से कम 16 दिन तो उसको काम करना ही करना है। मैक्सिमम 22, सॉरी 18, मैक्सिमम 22, कम से कम 18, 18 मिनिमम डेज उस हिसाब से, ठीक है। और पर आवर चार्जेस कितने हैं? 100 से 1000 के बीच में। ठीक है। और एक दिन में 7 से 10 घंटे इंसान काम कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, मिनिमम 7 मैक्सिमम 10। तो अब इन एजम्पशंस के बेसिस पे मैं क्या फिल करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे अगर मेरे को घंटे डालने हैं महीने के टोटल, अब जैसा मुझे पता है कि एक दिन में वो ज्यादा से ज्यादा 22 दिन काम करेगा, मतलब एक महीने में कम से कम 18, और हर दिन में मैक्सिमम 7 मिनिमम 10, ठीक है। तो जब एस्टिमेट्स लेते हैं ना, हमारे पास एक फंक्शन है रैंडम बिटवीन। रैंडम बिटवीन में क्या कह रहा हूँ, दिन के लिए कितने हैं? 18 से 22, 22। कम से कम 18, ज्यादा से ज्यादा 22। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक दिन में हम कितने घंटे काम करेंगे, रैंडम बिटवीन एक और ले रहा हूँ, कम से कम 10, ज्यादा ज्यादा, सॉरी कम से कम 7, ज्यादा ज्यादा 10। तो ये टोटल आवर का एस्टिमेट एक एक रैंडम नंबर आएगा, ठीक है, बट वो इसी रेंज में लाई करेगा। रैंडम का मतलब होता है कि कोई भी एक रैंडम नंबर निकाल के देगा, वो आपकी गिवन रेंज के हिसाब से, ठीक है। डेटा डमी डेटा बनाने के लिए यूज होता है, जो डेटा आप सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज करोगे, ताकि कल को जब रियल डेटा आए तो मेरी रिपोर्ट रेडी रहे, मैं उसमें खाली डेटा डालूं और आगे बढ़ा दूं, ठीक है। ऐसा डमी डेटा आपको कभी बनाना पड़ सकता है। सिमिलरली प्राइस पर आवर अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मैं रैंडम बिटवीन यूज कर रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 100, सॉरी कम से कम 100, ज्यादा से ज्यादा 1000, इतना हम पे करेंगे, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट चाहिए अब मेरे को, है ना। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, अच्छा ये तो जैसे मेरे पास आ रहा है वैल्यू, अब रैंडम के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है, ठीक है। ये अलग से निकाल करके रख दे रहा हूँ मैं कहीं पे, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। बाकी मैं ये डेटा कर ले रहा हूँ फिक्स। कैसे करेंगे? कॉपी किया, ऑल्ट ES V, पेस्ट एज वैल्यूज। तो डेटा कॉपी फिर पेस्ट। अब ये डेटा मेरा भर चुका है, ठीक है, रैंडम का यूज करके मैंने अच्छे से डेटा भर दिया था। लॉजिकल भी है क्योंकि मैंने सारे कैसे assumptions स्टैटिक दिए थे। स्टैटिक कैसे करते हैं? डेटा कॉपी करके ऑल्ट ES V, हाँ ऑल्ट ES V और भी है। छोड़ते जाओगे आप, ओके। ये स्पेशल हो जाता है एज वैल्यू। और इंडिविजुअली निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस पर्टिकुलर करंट का टोटल एस्टिमेट आ गया एक महीने का, ऐसे करके ये हर एक बंदे का टोटल एस्टिमेट आ गया, और इसका फिर सम करेंगे तो पूरे प्रोसेस का आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज मैंने 2 स्टेप में करी है कि पहले इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया और उसके बाद ओवरऑल को सम किया, ये एक स्टेप में होता है अगर आप सम सम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यूज करोगे। सम प्रोडक्ट जैसा नाम है, सम करो प्रोडक्ट करो, ठीक है, लेकिन पहले प्रोडक्ट होगा और उसके बाद सम। किसका किसका? राइट। तो बेसिकली यही 2 रेंजेस है जिसके बीच में मेरे को कैलकुलेशन लगाने हैं। ये उठाया, ये उठाया, अब होगा क्या, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को वो मल्टीप्लाई करेगा पहले और ओवरऑल का वो
सम करके दे देगा। देखो ये दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, मतलब कैलकुलेशन सही है।